कलम से इक्सीर बाय वहीबा फ़ातिमा, किस्त नंबर 27। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। मेरी कुछ दिनों से तबीयत ज़रा ख़राब चल रही थी, तो पिछली थोड़ी वीडियोस में मैं अड़ रही थी। सांस बहुत उखड़ रही है मेरी खांसी की वजह से, तो मुझे मैसेजेस भी आए थे तबीयत मैंने कहा चलो डिटेल में बता दूँ। मैसेजेस में ना इतना बताया नहीं चाहता। मेरी ना सांस उखड़ी, मुझे खांसी है, यानी बलगम का इशू है, तो जिसकी वजह से ना मेरा नाक बंद हो जाता है, गले में भी सांस अटकती है, सांस उखड़ती है मेरी। तो इंशाल्लाह जब ये सही होगा, ये मुझे ना मौसमी इशू है, यानी जब मौसम चेंज होता है ना, हर मौसम सर्दी से गर्मी आती है, गर्मी से सर्दी आती है, तब मुझे ये इशू होता ही होता है। तो मेरी ज़रा सांस उखड़ने लग जाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाता है, तो हो जाएगा इंशाल्लाह ठीक। नहीं ऐसा ना हो आप कहेंगे आपकी तो तबीयत ही ख़राब रहती है। मुझे ये जिसे कहते हैं डस्ट एलर्जी कह लो, हाँ वही इशू है। तो उसका ज़रा सा मुझे इशू है, जिसकी वजह से मेरे सर में भी दर्द शुरू हो जाती है खांसी करके। तो चले, मैं कोशिश करूँगी मैं सही वीडियो बनाऊँ, तो आप भी थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। वो फ्रेश होकर गीले बालों में हाथ फेरता वॉशरूम से बाहर निकला था। सोच काफ़ी गहरी थी। वो मुसलसल एनारा के बारे में सोच रहा था। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा वो खुद पर महंगा तरीन बॉडी स्प्रे इंडेल रहा था। ये लड़की हूबहू ज़रमिश है, इसे रख भी नहीं सकता और इस घर से दूर कहीं फेंक भी नहीं सकता। फेंकना क्यों है, वो लड़की इंसान है, फेंक भी नहीं सकता। अगर जाविया खानज़ादा की नज़र में आ गई तो ड्रेसिंग के सामने से हटता सर अपने हाथों में थामते वो बेकरारी से कमरे की खिड़की के पास आया। जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाओ। बुरहान ने सिगरेट सुलगाते इजाज़त दी। वो बज़ाहिर रात की गहराई में बाहर के मनाजिर में गुम था, मगर फिर कुछ लम्हे बाद कमरे में एक मसूर कुन खुशबू महसूस करते गर्दन पीछे मोड़ी। एनारा दरवाजे में ही इंतहाई परेशानी से खड़ी हाथ में पकड़ी ट्रे को घूर रही थी। बुरहान ने हर सोच झटकते सिगरेट खिड़की से बाहर उछाली और कदम एनारा की जानिब बढ़ाए। एक गहरी नज़र एनारा पर डाली, ट्रे से कॉफ़ी का कप उठाया, लेकिन अगले ही लम्हे एक नज़र कॉफ़ी से लबालब भरे कप पर डाली, जिसमें से कॉफ़ी उबल कर बाहर गिर रही थी। बुरहान ने गहरी सांस भरते खुद पर काबू किया और कप वापस ट्रे में रखा। दिल किया सर पीट ले इस लड़की के फोहड़पन पर कि कॉफ़ी कप से गिरकर ट्रे में फैल चुकी थी। वो नफासत पसंद था, मिस्टर परफेक्ट पर हर चीज़ परफेक्ट चाहिए होती थी इसे। मगर अब क्या हुआ, एनारा ने फ़ौरन घबरा कर पूछा। इस कॉफ़ी को फेंक दो, बुरहान ने संजीदगी से हुक्म सादर किया। कुछ लम्हे पहले ही अपने आप को और अपने दिल को बुरी तरह डपटा था कि इस गुलाबी बला से ज़्यादा नरमी से पेश आने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, मैंने बहुत मोहब्बत से बनाई है। मेहनत की नून और बे बस थोड़ा सा ही बड़ा है तो मेरे मुँह से मोहब्बत निकले। मेहनत से बनाई है, वो बच्चों की तरह मुँह बसोड़ती मुँह ही मुँह में मिनमनाई थी। ये मेहनत है तुम्हारी, हाँ कप रखने का ढंग तक नहीं है तुम्हें। बुरहान एकदम गुस्से से दहाड़ा तो वो खौफ की ज़्यादती से अपनी जगह से उछली। इसके अचानक हिलने से मुंह तक भरा कप उछला था। वो कप ट्रे समेत खुद से लगा गई थी। नतीजतन सारी गर्म कॉफ़ी इसके पेट पर गिर चुकी थी। सिह एनारा ने दर्द भरी सिसकी भरी थी। पेट पर शदीद जलन के बावजूद एनारा इसके खौफ से कप और ट्रे वैसे ही पकड़े हुए थी। जिस्म कपकपा रहा था। बुरहान दिलशेर की सख्त नज़रें इसके सुर्ख हाथों से होती इसके पेट के हिस्से पर गई थी, जहाँ का कपड़ा काफ़ी गिरने के बायस गीला हो गया था। एनारा बुरहान सही नहीं था लिखा हुआ, बुरआ लिखा हुआ था। एनारा बुरहान ने बहुत अजीब सी कैफियत में इसे पुकारा था, पर वो रुकी नहीं थी। वहाँ से भागती फ़ौरन नीचे चली गई थी। शिट, ये गुलाबी सुंडी पागल है, मुझे भी कर देगी। गुस्से से खोलते इसने फ़ोन को देखा, जहां जावियार का कॉल मी का मैसेज जगमगा रहा था। पहली बार बुरहान दिलशेर ने खौफ से जावियार का मैसेज इग्नोर करते फ़ोन बेड पर उछाला और कमरे से बाहर निकल गया। तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरते वो एनारा के कमरे में बिना दस्तक दाखिल हो गया। कमरे में नीम अंधेरा था। हल्की हल्की सिसकियों की आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। एनारा लाइट ऑन करते वो कमरे के वस्त में आया और बेड की दूसरी जानिब बैठी हुई थी। बुरहान कुछ सोचते कुछ फासले पर बेड पर बैठ गया। बुरहान ने देखा इसके सर पर दुपट्टा नहीं था, बल्कि इसका दुपट्टा कारपेट पर इसके पैरों के पास झूल रहा था। सुनहरे रेशम बाल किसी बहती आबशार की तरह कमर पर बिखरे थे। वो अपने कमरे में इस अपने करीब बुरहान की मौजूदगी महसूस कर दी खुद में मज़ीद सिमट गई थी। सॉरी, बुरहान ने लब भेजते सिर्फ एक लफ्ज़ कहा था। एनारा ने जवाब में कुछ ना कहा। जानती जो नहीं थी कि माफ़ी मांगने वाला शख्स बुरहान दिलशेर है, जिसके नज़दीक जान देना आसान है पर माफ़ी मांगना नहीं। यही वजह थी कि अपनी गलती जानने के बावजूद बुरहान दिलशेर ने कभी अपने छोटे भाई से माफ़ी नहीं मांगी थी। एनारा आई सेड सॉरी। अब के बुरहान कुछ सख्ती से बोला, बट आई डोंट नीड। आगे से रूठा सा जवाब आया। बुरहान दिलशेर कुछ लम्हे हैरान रहने के बाद बेइख्तियार गहरा मुस्कुराया। गुलाबी सुंडी नखरे दिखा रही है। बुरहान दिलशेर ने दिलचस्पी से एनारा की पुश्त को देखा, लेकिन हैरानी सिर्फ
हैरान सिर्फ वो नहीं था बल्कि एनारा खुद भी थी कि जरीमा और बानो भाई के बाद वो पहला शख्स था जिसे वो नखरे दिखा रही थी, जबकि एनारा को शायद अंदाज़ा ही नहीं था कि वो नखरे किससे उठवा रही है। अगर अंदाज़ा होता तो ज़रूर हैरानी से इसे गश पड़ जाती। ज़्यादा नखरे मत दिखाओ और जलन पर ये ट्यूब लगा लो। बुरहान ने इसके सामने अपना हाथ लहराया। एनारा ने चोर निगाहों से अपने सर को देखा जो वहाँ इत्मीनान से बैठा इसे तकरीबन मना रहा था। एनारा ने शराफत से ज़रा सा रुख मोड़ते इसके हाथ से ट्यूब ले ली। बुरहान ने अपनी लाइन बड़ी तोड़ के लिखी हुई है, जैसे बुरहान ने इसके सामने हाथ ले रहा है। एनारा ने चोर ने अपने सर को देखा। सर वाला सर के अपना वो जो मालिक वाला सर होता है उसको कहा गया है, अब ये नहीं पता। एनारा ने शराफत से ज़रा सा रुख मोड़ते इसके हाथ से ट्यूब ले ली। बुरहान ने अपनी घड़ी में टाइम देखा। वो फुर्सत में ज़रूर इससे कोई बहस व मुबाहसा करता कि इन दोनों से इसका महबूब मशगला करता कि इन दिनों ये इसका महबूब मशगला था, मगर इसे इहान की खबर लेने जाना था और जावियार की भी मुसलसल मैसेजेस आ रहे थे, इसीलिए नाचार इसे अपनी जगह से उठना पड़ा। अपना ख्याल रखो, ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूँगा। चेंज करो और खाना खाकर सो जाओ, बाकी के काम सुबह करना। बुरहान ने जल्दी से इसे तनबिया की और इसके कमरे से निकलता चला गया। एनारा ने पीछे मुड़कर इसे अपने कमरे से निकलते देखा और मुबहम सा मुस्कुरा दी। वो आज फिर तन्हा दिलशेर विला जैसे हद निगाह तक फैले बंगले की बुलंद व बांग इमारत की छत पर ग्लास वॉल्स के दरमियान बने जिम में मौजूद अपनी जान ख्वाम हलकान कर रहा था। रात की गहरी तारीकी हर सू पहली थी। ठंडी हवा चल रही थी जिसमें से विला के तवीलो अरीज लॉन के पौधों में से गूंजती जिंगरो आई डोंट नो की आवाज़ चारों तरफ गूंज रही थी। आज फिर वो खुद तरसी का शिकार इंतहाई अजियत में था। दिन में अपने अपार्टमेंट गया, वहाँ भी सुकून ना मिला तो दिलशेर विला चला आया। ब्लैक ट्राउज़र और ब्लैक सैंडोज में कसरती कट्स वाली बॉडी पसीने से भीगे हुए थे। कट्स वाले बाजू पसीने से भीगे हुए थे। वो भारी भरकम डंबल्स उठाकर जब इन्हें गर्दन तक ले जाता तो गर्दन और बाजू की रगें फूल जाती। लंबे बाल पूनी से आज़ाद गर्दन और चेहरे पर बिखरे हुए थे। ये तन्हाई इसे काटने को दौड़ रही थी। आज एहान दिलशेर ने दिन में क्या किया था, 3 दफ़ा क्या लिखा था, तो फिर ये ऐसे ही हो सकता है, एक क्या एक्स्ट्रा है, क्या किया था। आज एहान दिलशेर ने दिन में क्या किया था वो इसे सोचना भी नहीं चाहता था। वो आज सोच व तवज्जो के धागे वहाँ से ज़बरदस्ती अगर हटा भी देता तो ये सच था कि इसके पास सोचने को फिर भी बचता ही नहीं था, यानी उसके अलावा सोचने को और कुछ बचता ही नहीं था। इसने सर झटका और अपने काम की जानिब मुतवज्जा हो गया। काफ़ी देर से मोबाइल चिंगाड़ कर अब चुप था। वो जानता था इसे बुरहान दिलशेर की कॉल आ रही है, मगर वो आज कम अज़ कम बुरहान दिलशेर से कोई बात करना ही नहीं चाहता था। तभी नज़रअंदाज करता रहा, लेकिन फिर जल्द अपने करीब आते भारी बूटों की धमक सुनकर वो अपने जबड़े बुरी तरह भींच गया। सच तो ये था कि इसके पास बुरहान दिलशेर के सवाल का कोई जवाब मौजूद नहीं था। तभी वो निगाहें चुराता फिर रहा था, मगर फिर ये बुरहान दिलशेर ने मुमकिन कहाँ रहने दिया। कैसे हो? बुरहान करीब आकर इसके पास पड़ी कुर्सी पर बैठा था। फ़ाइन, मुख्तसर तरीन जवाब आया, जिसका साफ मतलब था वो इनसे बात ही नहीं करना चाहता। अपार्टमेंट से यूनिवर्सिटी क्यों नहीं गए? यही लिखा है, हाँ। बुरहान ने इसके चेहरे के बिगड़ते जाविये और बेतासुरपन को बगौर देखा। दिल नहीं किया एहान इधर आना था। अपार्टमेंट से यूनिवर्सिटी से अपार्टमेंट क्यों नहीं गए? यही हो सकता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी तो वो गया था, आई डोंट नो। दिल नहीं किया। एहान ने टॉवल उठाकर अपने सुर्ख व सफ़ेद खूबरू चेहरे से पसीना साफ किया। दीवार फलांग कर क्यों गए थे अपने ड्राइवर के घर? बुरहान जानता था घुमा फिरा कर बात करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अंदाज़ा जो हो गया था कि वो इसके सवालों से ही भाग रहा है। यूनिवर्सिटी में इससे झगड़ा हुआ था तो इसका दिमाग ठिकाने लगाना था। बालों की हाफ पोनी में बांधते लहजा काफ़ी बेतासुर था। बुरहान ने इसकी आंखों में बगौर देखा। तो यूनिवर्सिटी का झगड़ा तो यूनिवर्सिटी में ही निपटा लेते, इसके लिए इसके घर दीवार फलांग कर जाने की क्या ज़रूरत थी? तुम अगर इस लड़की की फ़ीस देना भी बंद कर दो तो ये सबसे अच्छी सज़ा होती। बुरहान दिलशेर ने सीधे यही लिखा हुआ, सीधे स्वभाव, इससे हाँ यही है, बट स्वभाव तो उर्दू वर्ड नहीं है। बुरहान दिलशेर ने सीधे स्वभाव इससे
के इस अमल की वजह जानना चाहिए थी। मेरी निगरानी करवाना बंद करें। मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ, अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। एहान ने दांत पीस कर कहा था। हाँ, तुम्हारे आज के अमल ने ये साबित कर दिया है कि तुम वाकई दूध पीते बच्चे नहीं रहे। अब बताओ, वो लड़की चाहिए तुम्हें, पसंद है? मेरे आदमी इसी मोहल्ले में मौजूद हैं, इसे उठाकर यहाँ ले आएंगे। निकाह करोगे इससे? बुरहान ने इत्मीनान से सिगरेट सुलगा कर कहा, गोया इस पर पेट्रोल छिड़क कर ये शोला इसे दिखाया था। आपको किसी की इज्जत की परवाह है भी कि नहीं? वो भड़का। शट अप एहान दिलशेर, तुम्हें क्या लगता है तुम कौन से इज्जत के तमगे इस कमज़ोर लड़की के दामन पर सजाने गए थे? अगर इस बैकवर्ड मोहल्ले में से कोई तुम्हें इस घर में फलांगते देख भी लेता तो इस लड़की की इज्जत का वो तमाशा लगता कि लोग इसे एक तवाइफ साबित करके खुदकुशी पर मजबूर कर देते। इसलिए ये ऑप्शन बेहतर है जो मैंने कहा। बुरहान दिलशेर के चट्टानी बेतासुर लहजे में इसे इसकी संगीन गलती का एहसास दिलाया जो वो अपनी लापरवाही में कर चुका था। एहान दिलशेर को लगा इसकी सांस इसके सीने में अटक गई है। इसीलिए ये पहली मर्तबा था कि वो बुरहान दिलशेर की डांट डपट पर बदतमीजी करने की बजाय अब बिल्कुल खामोश था। अगर कोई लड़की पसंद है तो बताओ, मैं जल्दी तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ। बुरहान दिलशेर का नपतुला लहजा और गहरी निगाहें एहान झुंझुलाया। अगर आपको इतना ही शौक हो रहा है शादी का तो अपनी करवा लें, वो चटक कर बोला। महरू के बाद औरत ज़ात से उठा एतबार मरते दम तक बहाल नहीं हो सकता। बुरहान दिलशेर ने अपनी जगह से उठते फ़ोन में मसरूफ़ से अंदाज में आज बरसों बाद एहान के सामने माजी का जिक्र करते अपने और एहान के तमाम तर जख्म उधेड़े तो एहान दांत भींच कर रह गया। तुम जानते हो मुझे इस औरत ज़ात से किस कदर नफ़रत है, ये भी अच्छी तरह जानते हो कि बुरहान दिलशेर की शादी वो वाक़या है जो इस ज़िंदगी में तो कभी रोनुमा होने वाला नहीं। मगर अब सवाल ये कि इस इतने बड़े दिलशेर एम्पायर का कोई वाली वारिस भी तो होना चाहिए, इसीलिए ही जल्द तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ। बुरहान दिलशेर ने इत्मीनान से कहा और इसके चेहरे के बदलते बिगड़ते जावी देखे। मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी, वाली वारिस आप भी पैदा कर सकते हैं। ये ड्यूटी मुझे ही सरअंजाम देना ज़रूरी नहीं। अगर आप शादी नहीं करना चाहते तो ये भी अच्छी तरह जानते हो कि मैंने भी ऐसा कोई शौक़ नहीं पाल रखा। लहजा बेलचक था मगर बुरहान दिलशेर को मुतल्लक परवाह नहीं थी। ऐसा करो लास्ट ईयर के लास्ट सेमेस्टर तक का वक्त है कि तुम्हारे पास अपने लिए कोई लड़की पसंद कर लो, नहीं तो हल्का अहबाब में से कोई अच्छी सी सिलेक्ट करके मैं खुद ही करवा दूंगा तुम्हारी शादी। बुरहान जाने के लिए खड़ा हुआ। अब अगर आपकी तफ्तीश मुकम्मल हो गई हो तो जा सकती हैं आप। एहान ने रुखाई से कहते अपना रुख दूसरी जानिब मोड़ा। वैसे मेरे आदमी और यूनिवर्सिटी में भी लोग रीम नुमान अली में तुम्हारी गैर मामूली दिलचस्पी नोट कर चुके हैं, इसीलिए अगर कोई बात है तो बता सकते हो। बुरहान दिलशेर ने सिगरेट ज़मीन पर फेंक कर इसे पाँव से मसला। अच्छा यही है मेरी प्राइवेसी में दखल अंदाजी मत करें, कोई बात नहीं है। खुश? एहान ने भड़क कर जवाब दिया था और एक झटके से उठकर वहाँ से चला गया। बुरहान ने गहराई से इसकी बॉडी लैंग्वेज मलाखता की और अफसोस से सर हिलाते वहाँ से निकल गया। वाकई जब आप किसी भी फीलिंग, यानी आपके दिल में ये नहीं मोहब्बत, आपके दिल में नफ़रत हो, मोहब्बत हो, यानी आपकी जो आम पर्सनैलिटी होती है उसके अलावा अगर आपके दिल में कोई फीलिंग्स डेवलप हो रही हो किसी के लिए, नफ़रत, मोहब्बत, तो या गमगीन हो आप, तो आपकी चाल ढाल में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपकी हर चीज़ में ना बहुत उसका असर पड़ता है। तो इसीलिए देख रहे हैं कि उसकी अब चाल ढाल में, उसकी बोल चाल में भी मोहब्बत के रंग ढलक रहे थे। हर देखो ज़िया को भी फील हो रहा है कि वो रीम में इंटरेस्ट ले रहा है, इसको बुरहान को भी हो गया है। बस इसको जब होगा ना, अल्लाह करे तब तक वक्त ना गुजर जाए। चलें देखते हैं, रीम को गवाही ना बैठे। ये ज़िया को भी अब फील हो रहा है मोहब्बत का एहसास जब उसकी शादी होने वाली है। और इसके साथ भी अगर ऐसा हुआ ना तो बहुत बुरा होगा क्योंकि ये तो ज़िया पैशनेट है, लेकिन ये सुपर डुपर प्लस 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 पैशनेट प्लस थोड़ा गुंडा टाइप प्लस बदतमीज़ भी है, रूड भी है। ज़्यादा रूड नहीं था। ये इससे अगले दिन की बात थी। अगले दोपहर जब सब सोकर उठे तो मामूल के मुताबिक रात जो चेहरे तारों की तरह दूर से चमकते थे, दिन के उजाले में बिना मेकअप के इंतहाई बद्दे स्याह तारीक रात मालूम हो रहे थे। इन सब में एक वजूद था जो अब भी इत्मीनान की नींद सो रहा था और वो जरीमा थी। एहनारा को भगाने के बाद वो दिली तौर पर मुतमईन हो गई थी। बस शाम का इंतज़ार था
यकीनन आज कोठे पर यूं सोग मनाया जाने वाला था। वो बेइंतहा खुश थी। इसके रास्ते का एक कांटा साफ हो गया था। दिन मामूल के मुताबिक गुजरने लगा। लड़कियां शाम से ही रात की तैयारी में मशगूल हो गई थी। एनारा की तरफ किसी का ध्यान तक नहीं गया था। यूं भी वो कोठे की सबसे कीमती मगर साथ ही सबसे बेकार चीज़ थी। बानो बाई को मोहब्बत थी पर मसरूफियत में इन्हें एनारा भी याद नहीं रहती थी। जरीमा सोचकर सोई थी कि शाम इसकी आवाज़ बानो बाई की चीखों से शाम इसकी आवाज़ यही है। मुझे ना लाइन्स थोड़ी गलत लगती हैं, आपको भी लगेंगी, लेकिन जो लिखा है मैं वही पढ़ रही हूँ। जरीमा यही सोचकर सोई थी कि शाम इसकी आवाज़ बानो बाई की चीखों से खुलेगी। नींद आना था इधर। नींद बानो बाई की चीखों से खुलेगी जब वो एनारा को पुकार रही होंगी, या फिर तब जब बुरहान दिलशेर के गार्ड्स उधड़ी हुई हालत में एनारा को फिर से कोठे पर फेंक जाएंगे। पर शाम रात में बदलने लगी, पर कोई शोर शराबा ना हुआ। नींद से बेदार होकर जरीमा फ़ौरन बाहर आई और ये देखकर माथे पर बल पड़े कि सब अपने अपने कामों में मशगूल थे। अपने सफ़ेद सिल्क की नाइट ड्रेस की डोरियां बांधते जरीमा ने बानो बाई के साथ तख्त पर बैठते हुक्का पीते रेशमा को इशारा किया तो रेशमा ने नफ़ी में सर हिलाया। उफ! गुस्से से सर पर हाथ मारती वो खुद ही एनारा के कमरे की तरफ चली गई। कमरे पर दस्तक देने की अदाकारी की तो दरवाज़ा खुलता चला गया। लेकिन इधर लिखा हुआ है गले। अगले ही लम्हे जरीमा की चीखों ने कोठे की दरो दीवार हिला दी। बानो बाई समेत सारी लड़कियां एनारा के कमरे की जानिब दौड़ती चली आईं। क्या हुआ है एनारा को? हमारी एनारा! जरीमा की भद्दी चीखें सुनकर बानो बाई की सांस हलक में अटक गई थी। फ़ौरन दिल में यह ख्याल आया कि एनारा ने कहीं खुदकुशी तो नहीं कर ली। एनारा कहाँ है? बानो बाई का दिल खाली कमरे को देख बंद होने लगा था। बेइख्तियार दिल पर हाथ रखते कमज़ोर आवाज़ में इस्तफसार किया जब जरीमा एकदम चीख पड़ी। आपकी बहन की तरह हमारे खलूस पर जूता मार कर गई है। वो कम ज़र्फ़ भाग गई किसी यार के साथ। जरीमा मसनूई रोते पीटते हाथ में पकड़ा कागज़ बानो बाई की तरफ उछालती वो गुस्से से चीखी। दिल में कमीनी सी खुशी मिली कि जब कभी वो वजीहा के मुतल्लिक कुछ गलत कहती थी तो बानो बाई को नागवार गुजरता था, लेकिन अब हुक्म का इक्का जरीमा के हाथ लग चुका था। वो जानना चाहती थी नहीं लग चुका था। वो जितनी चाहे मगलजात मीन्स गालियाँ, गंदेल का बात, वो जितनी चाहे मगलजात बक सकती थी। ये जो टफ उर्दू है ना, उसका मैं थोड़ा सा डेफिनेशन इसलिए दे देती हूँ क्योंकि मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जो इंडिया से हैं, तो मैं सिर्फ उनके लिए बता देती हूँ। अगर उनको पता होता है इसका क्या मतलब है तो फिर मैं आगे से नहीं करूँगी, ठीक है, लेकिन मैं उनके लिए थोड़ा ईजी कर देती हूँ, चले, क्योंकि वो इतनी टफ उर्दू तो नहीं जानते होंगे, क्योंकि अक्सर ऐसे उर्दू के वर्ड्स हैं जो मैं नहीं जानती होती, फिर मैं उसको गुजार देती हूँ, मैं कहती हूँ चलो खल्ली बल्ली करो तो उनके लिए बस मैं कर रही हूँ, ऐसा ना हो फिर आप मुझे कमेंट में गए ओहो हमें तो इसका पता था, आप इतना ज्ञान मत झाड़ें, ये वो ऐसे वैसे, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, आगे शुरू करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी एनारा बहुत मासूम है, वो किसी लड़के से मिलती तक नहीं थी, इतनी खौफजदा रहती थी, भागेगी कैसे? ये साजिश है, वो तो बाकरदार और नेक है। बानो बाई खुद से उलझती नम लहजे में बोली तो जरीमा को अपनी माँ से शदीद नफरत होने लगी। बचपन से इसका हक एनारा की झोली में डालते डालते क्या वो अब भी नहीं थकी थी? ये औरत इसकी सगी माँ थी भी कि नहीं, या कहीं एनारा और जरमिश को पैदा करके इसे गोद ले रखा था? कोठे पर कोई लड़की शरीफ नहीं होती, हराम लुक्मे बचपन से इसके पेट में भरे जाते हैं। बानो बाई तवाइफों की बच्चियाँ अपनी माँ के पेट से आवारगी सीख कर आती हैं, जैसे तुम गंदी बच्ची कैसे बोल रही हो उनके बारे में, सीख के आती हैं। बानो बाई का कंधा थामती जरीमा नफरत से फुंकारी तो बानो बाई का वजूद सुन पड़ने लगा। इसके बाद जरीमा कमरे से निकल गई। एक एक करके तमाम लड़कियां भी कमरे से बाहर निकल गईं। सबके लोगों पर इस्तज़ाहिया मुस्कुराहट थी। वो परी पैक कर खुद को पाकबाज कहती थी। निकली तो वही आवारा तवाइफ, अपनी मन मर्जी करने वाली, और कई लड़कियां रश्क में थीं कि एक लड़की इस जहन्नुम से नजात पा चुकी थी। रेशमा एनारा भाग गई। बानो बाई की खोई सी आवाज़ पर रेशमा ने दिल पर पत्थर रखते हाँ में सर हिलाया। बानो बाई पर गम का पहाड़ टूटा था। ये सोचकर दिल तड़प गया कि इस मासूम कली पर तो जुल्म व बर्बरियत के पहाड़ टूटे होंगे। रेशमा कुछ देर बानो बाई को तसल्लियाँ देकर जरीमा के पास जा चुकी थी, जबकि बानो बाई घंटों एनारा के कमरे में बैठी इस कमरे में मौजूद घुटन को महसूस करती तड़प रही थी जो एनारा इन्हें सौंप गई थी। अच्छा ही तो सोचा था इसके बारे में, इसे कोठे की रानी बनाना था, और इस कोठे का असूल था कि कोठे की रानी कोठे पर मुकम्मल हुकूमत करती थी, सिर्फ सौदेबाजी करती थी। जब
वो बेचारी सौदेबाजी भी नहीं थी कर सकनी, वो बेचारी बहुत मासूम थी यार, आप जैसे करते हो लड़कियों के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती, उससे कहाँ होनी थी, वो भी उस पर जुल्म और सितम ही होना था, सिर्फ सौदेबाजी करनी थी। जब सर्म फरोश जिसम, हाँ जब ये ना तोड़ तोड़ के भी गलती लिखा हुआ है, जिसम फरोशी नहीं, यानी जो मलिका होती है ना, यानी कोठी की रानी मलिका, वो जिसम फरोशी नहीं करती, ठीक है, वो सिर्फ सौदेबाजी करती है, यानी पेमेंट वगैरह जो जो उनका असूल होता है, आप आगे जानती होंगे। एक इंडियन मूवी आई है गंगूबाई काठिया वाली, उसमें भी यही असूल है कि वो वाइट साड़ी पहन लेती है, फिर वो अपना मसलन वो जो फिर रानी बन जाती है ना, वो नहीं जिस्म भेजती, ये असूल था, उसमें भी यही बताया गया। तो फिर होगा, वाकई होगा, जैसे मूवी में भी दिखाया गया, इधर भी कह रहे हैं हो कैसे। हिबा फातिमा ने तो बहुत गहराई में नावल लिखा हुआ है यार, वाकई उनको पता है कि ये असूल है, स्टडी करके लिखते हैं नावल राइटर जो है। इसलिए अपना नायिका का मनसब देना, अपना मलिका लिख लो, मलिका कह देती हूँ, इसे अपना मलिका का मनसब देना था। इधर कुछ और ही लिखा हुआ है, लेकिन मैंने मलिका पढ़ा है, फिर अब आप में से कुछ ये कहेंगे ये नहीं लिखा हुआ। इसे अपना मलिका का मनसब देना था, किसी का बिस्तर नहीं। पर अब वो लड़की अपना मुकाम खो चुकी थी। यकदम बानोबाई गुस्से से खड़ी हुई और वापस आंगन में गई। चीखो पुकार शुरू हुई तो पूरे कोठे के मर्द और औरत वहां जमा हो गए। जरीमा भी उछलत में बानोबाई के पास आई, इस उम्मीद पर कि आया बानोबाई कोठे की सरदारी अब इसे सौंपेगी, मतलब हुकूमत और हर इख्तियार इसके हाथ में, और गंदे धंधे से उम्र भर का छुटकारा, महज ऐश व इशरत। यार जो भी है इस जगह, यानी उसको ऐसे नहीं करना चाहिए, उसको अपना फ्यूचर सोचना चाहिए। यानी वो कोठी की मालकिन की बेटी है, वो अगर किसी लड़के के साथ अगर अपनी लाइफ सेटल करना चाहे वो कर सकती है, लेकिन वो बस इसी के रूल में है कि मैं इस पे रूल करूँ। चलो वैसे ज़रमिश और एनारा अल्लाह का शुक्र है बच गई हैं, निकल गई हैं यहाँ से। हाँ आगे जो भी हो वो उनकी नसीब है। हाँ मैं बानोबाई एक इंतहाई अहमक औरत जो मोहब्बत लिखा है, मैंने कहा कहीं एनारा की तरह मोहब्बत को मेहनत को मोहब्बत ही ना कह दूँ। एक इंतहाई अहमक औरत जो मोहब्बत को फरेब कहते कहते भांजी की मोहब्बत में पड़ गई। बानोबाई का चेहरा सुर्ख था और आंखों में आंसू, पर अब मोहब्बत नहीं, नरमी नहीं। मुझे किसी भी सूरत एनारा कोठे पर वापस चाहिए, किसी भी हाल में। ज़मीन आसमान एक कर दो, ज़मीन खोद कर अंदर तलाश करो, पर मुझे एनारा इस कोठे पर चाहिए। बानोबाई हलक के बल चीखी, तुम लोगों के पास 1 महीना है, सिर्फ 1 महीना। मुझे एनारा चाहिए। जिस दिन एनारा कोठे पर वापस आई, इसी दिन मैं इसकी पहली कमाई से जरीमा की सरदारी की दावत करूंगी। बानोबाई कहकर रुकी नहीं थी, बल्कि अंदर चली गई थी, जबकि जरीमा वहां खड़ी अपनी समातों पर यकीन दहानी करने की कोशिश में थी कि आया सही सुना है, कहीं वहम तो नहीं। जिस मंजिल को पाने के लिए इतने पापड़ बेले, इतने गंदे दाव खेले, अब फाइनली वो मिल रही थी। पर यहाँ भी एक हर्ज था कि एनारा का वापस आना ज़रूरी था। वो तो जानती थी कि ज़मीन आसमान भी एक कर दे तो कोई खुदा की मर्ज़ी के बगैर एनारा को वापस नहीं ला सकता, क्योंकि एनारा बुरहान दिलशेर की कैद में थी। जब तक वो खुद रिहाई ना दे, कोई माइका लाल इसे वापस नहीं ला सकता। पर जरीमा यहाँ भी मुतमईन थी कि वो बुरहान दिलशेर था, कोई चीज़ एक बार इस्तेमाल करने के बाद इस चीज़ को दोबारा पलट कर ना देखने वाला। महज चंद दिनों में एनारा को लूट कर जो भी है वैसे जब आना है तब भी तो लूट ही जाना उसने। एनारा को लौट कर यहीं आना था। फिर भी दिखावे के लिए कोठे पर काम करने वाले मर्दों और औरतों को इस बात पर एक्टिव कर दिया कि एनारा की तलाश शुरू करो। गली गली कूचा कूचा छान मारो, जहाँ कहीं एनारा नज़र आए धर लाओ। ज़रमिश ने दरवाजे पर कपकपाते हाथ से दस्तक दी। लिबास में होते हुए भी बेलिबास होना किसे कहते हैं, ये कोई आज ज़रमिश से पूछता। 4-5 दरवाजे बजाने के बाद अंदर से शुबाना, यानी 4-5 मरतबा आना इधर, दरवाज़ा बजाने के बाद अंदर से शुबाना की चिंगाड़ती हुई आवाज़ आई तो ज़रमिश को ये आवाज़ भी अच्छी लगने लगी। जो भी था, इस औरत ने जुल्म के पहाड़ तोड़े वो एक तरफ, लेकिन कम अज़ कम महफूज तो रखा था ना इसे। अरे कौन है भाई, चैन से जीने भी नहीं देते, गुस्से से बोलती शुबाना ने दरवाज़ा खोला था, लेकिन फिर अगले ही लम्हे शदीद झटका लगा था। ये देख कर के सामने ज़रमिश आंखें नीचे खड़ी थी। पहले तो शुबाना ना समझी से इसे सरता पैर देखती रही, फिर एकदम चीखी, हराम खोर अवारा, अब वापस क्या लेने आई है? छोड़ दिया जिस यार के साथ बागी थी इसने। शुबाना मुंह से मगलजात मीन्स गालियाँ, जो भी गंदे गंदे लिखा बात है, जहर की मानिंद उगलती भी वो ज़रमिश को इतनी बुरी तरह लगी थी। हाँ, मगलुसात जहर की मानिंद उगलती भी वो ज़रमिश को इतनी बुरी नहीं लगी थी। साबका हुए वाक़यात ने इसके वजूद से इज़्ज़त नफ्स को नोच लिया था। वो वाकई महफूज रहना चाहती थी। जब भी अपने दोनों कपकपाते हाथ शुबाना के सामने जोड़ दिए थे, ये
जोड़ दिए थे, पर मुकाबिल भी सख्त और शफाक थी। एक पल में इसके हाथ को बुरी तरह झटका। गर्क हो जाओ नमक हराम और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मैं तो दुआ कर रही थी तुझ पर मौत वाक़या हो गई हो और दोबारा तेरी शक्ल ना देखने को मिले। हमारी इज्जत खाक में मिला दी। जरमिश को पीछे धक्का देते शुबाना खुद भी मोहल्ले में निकल आई थी। शुबाना के धक्का देने के बायस जरमिश कमर के बल पीछे गिरी। जख्म पर एक और जख्म था कि मुंह से सिसकारी निकली। मोहल्ले की औरतें हजूम बनाकर खड़ी ज़रूर हो गई थीं, पर एक के दिल में भी जरमिश के लिए हमदर्दी नहीं बची थी। गंदे से मोहल्ले में क्या खूब मनपसंद तमाशा लगा था। आखिर इन सफाक लोगों की इंटरटेनमेंट यही तो थी। शुबाना, ये शरीफों का मोहल्ला है, इसे यहाँ से रवाना करो। शुबाना के मोहल्ले की सहेली सुलगते कोयले चबाते बोली। जरमिश के सामने एक के बाद दूसरे इम्तहान खड़ा था। वो जो इतना सहन करके आई थी, मज़ीद सहन नहीं हो रहा था। जब भी चेहरा हाथों में छुपा गई थी, जाने इसकी मौत भी कहाँ खो गई थी। मौत की कागज़ कहाँ दबा दिए गए थे। दिन में इतने लोग मरते थे तो एक वो भी सही। क्या कर रहे हो सारे, पीछे हटो। गली में शोर शराबा सुनकर जरमिश की दोस्त बाहर आई थी और तड़प कर सबको पीछे हटाया था। ऐसे कैसे बकवास कर रहे हो सब, तुम सबके पास क्या सबूत है कि ये भागी थी? हो सकता है ना इसकी सौतेली माँ ने निकाला हो इसे यहाँ से, या जितने जालिम व बर्बरियत ये इसके साथ करती थी इसे भागने पर मजबूर किया हो। वैसे भी इसके जुल्म व ज़्यादती से नावाकिफ़ तो नहीं हो तुम सब। आलिया ने नीचे बैठते जरमिश को खुद से लगाया तो वो बिलक बिलक कर रोने लगी। आलिया के वजूद में छुपने की कोशिश करने लगी। इसे ए हराफा, अभी शुबाना बोल ही रही थी कि आलिया ने ज़मीन से पत्थर उठाकर शुबाना को वार्न करने वाले अंदाज में देखा। इसके हाथ में पत्थर देख शुबाना की ज़ुबान को भी ब्रेक लगी थी। मुझे जरमिश मत समझना, बुढ़िया, गाली दी तो गुद्दी से ज़ुबान खींच लूँगी। और तुम सब जो ये शराफत को ढोंग और नहीं आना, इधर आएगा। और तुम सब जो ये शराफत का ढोंग ओढ़े खड़े हो, अपनी बेटियों की करतूतें देखो पहले जाकर। आलिया ने भड़क कर जरमिश को ज़मीन से उठाया तो मोहल्ले की औरतों के तलवे पर लगी और सर पर बुझी। ए लड़की, ज़ुबान काबू में रख। हमारी बेटियां यूं अंधेरी रात को चौखट फलांग कर नहीं भागी गैर मर्दों के साथ। एक औरत ने गुस्से से कहा। इसलिए नहीं भागी क्योंकि सगी माँ हो ना तुम, इसलिए नहीं भागी क्योंकि सगी माँ हो ना तुम, इसलिए इसके बदकिरदार इतना वो इस ऐसे करके तोड़ मरोड़ के लिखा था, मेरी ज़ुबान फिसल गई। इसकी बदकिरदारी पर पर्दा डाल सकती हो, वरना सब जानते हैं शुबाना कैसी है। और रही बात सच की तो शुबाना ज़बरदस्ती अपने निखट्टू बेटे की शादी इससे करा रही थी, इसीलिए भागी होगी। ये जरमिश के भागने के साथ साथ ये नहीं बताया शुबाना ने कि तुम लोगों को। आलिया के मुंह की बात सुनकर शुबाना एकदम घबरा सी गई। सब शुबाना को देखने लगे क्योंकि शुबाना ने तो कोई और ही राम कहानी सुनाई थी। न जाने अब शुबाना क्या कह रही थी, पर आलिया वो सुनने रुकी नहीं थी, बल्कि जरमिश को अपने साथ लिए अपने घर चली गई थी। डैड, मेरी बात, कपकपाती टांगों से वो चीखा था। इस वक्त वो 18वें साल में था, यही है हाँ। डैड, मेरी बात, कपकपाती टांगों से वो चीखा था। इस वक्त वो 18वें साल में था, कॉलेज में दाखिल हुआ था, अभी कॉलेज से घर आया था। बाप के शहजादे का सब कुछ छीना जा रहा था। आलिशान कमरे में पंखे से लटका वो वजूद साकित हो चुका था। नो डैड, मेरे बाबा नहीं। वो इसकी टांगों से लिपटा ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था। सारे मुलाजिम सर झुकाए खड़े थे, सबकी आंखें अश्कबार थीं, पर वो किसी को अपने बाप के करीब नहीं आने दे रहा था। इसने यकदम होश में आते इनके वजूद को ऊंचा किया और मुलाजिम की मदद से रस्सी गले से निकालते बेड पर इसके वजूद को डाला। पर इसके डैड की आंखें सुर्ख होती बाहर को उबलती साकित हो चुकी थीं। आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ, सुना आपने? आई वॉन्ट गोल्ड मेडल, यू हैव टू सी इट। आई डिड इट जस्ट फॉर यू। इधर डिट लिखा हुआ है इसलिए मुझे ना ज़रा रुकना पड़ा। आई डिड इट जस्ट फॉर यू डैड। अर्ज़ी खानज़ादा की आह बका ने सबकी रूह दहला दी थी। वो पहली माँ के साय से महरूम रहा था, लेकिन अब बाप। नो प्लीज़ नो। इनके सीने पर सर रखते वो अपना सर रगड़ने लगा था। जब माथे पर कुछ महसूस हुआ, लगा अंदर धड़कन जारी है। अचानक सर उठाया, पर एहसास हुआ धड़कन का नहीं, बल्कि फ्रंट जेब में कोई कागज़ रखा था। ये इसका शोर था। मुझे डर लग रहा है डैड, एक बार उठकर कह दें मेरे साथ हैं आप। सरगोशी नुमा कपकपाते रबों से सिफारिश की और फिर इन्हें कांपते हाथों से जेब से वो कागज़ निकाला।
हर इंसान की ज़िंदगी में एक खौफ होता है जो इंसान को जीने नहीं देता, मौत इससे बेहतर लगती है। मेरी ज़िंदगी में भी एक खौफ है और वो बुरहान दिल शेर है। मेरी हस्ती का गुरूर, मेरा अरूज, मेरी ज़िंदगी का मकसद सब खाक हो चुका है। अब मैं थक गया हूँ इस दरिंदे से लड़ लड़ कर, अब सुकून की नींद सोना चाहता हूँ। मेरे बेटे, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरे जनाजे को मत तड़पाना। पोस्टमार्टम के नाम पर मेरे जनाजे की हुर्मत मत करना। मुझे जितना जल्दी हो सके मेरी असली मुकाम तक पहुंचा देना और तुम्हारे डैड हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। लेटर ख़त्म हो चुका था। अर्ज़ खान ज़्यादा खाली पानी भरी नज़रों से इस परवाने को देख रहा था जिसने इसकी ज़िंदगी के सारे मकासद छीन लिए थे। एक नाम पर जहन रुक गया था। बुरहान दिल शेर नाम से ही नफ़रत महसूस हुई थी कि वो सामने आए तो इसे ज़िंदा जला दे, इसके वजूद के टुकड़े टुकड़े करके चील कौवों को खिला दे। फिर अचानक इसे गहरी नींद आई थी और वो अपने बाप के सीने पर ही आखिरी बार होश इधर आना था, खो चुका था, इधर लिखा हुआ है गवा चुका। हाँ, गवा चुका भी सही होता है। अपने बाप के सीने पर ही होश गवा चुका था। जब आंख वापस खुली तो कमरे में रोशनी थी। आंखें मुकम्मल खुली तो मुंह से ज़ोरदार चीख बरामद हुई थी। डैड! हल्के आसमानी रंग के चमकदार लिबास में इसका बाप कमरे की खिड़की के पास खड़ा था। डैड! वो इसके पास जा रहा था पर न जाने कमरा इतना ही आएगा बस। वो इनके पास जा रहा था पर न जाने कमरा इतना बड़ा हो गया था कि इनकी तरफ दौड़ने के बावजूद मसाफत वैसे ही कायम थी कि भाग भाग कर थकने लगा था पर इन तक पहुंच नहीं पा रहा था। वो दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे। यूँ लग रहा था जितनी तेज़ी से वो भाग रहा था इतनी ही तेज़ी से वो दूर जा रहे थे। और फिर यूं ही वो आहिस्ता आहिस्ता वो मंजर आंखों से ओझल हो गया। डैड! हल्की सी चीख के साथ वो उठ बैठा था। हवा में ठंड की खुनकी होने के बावजूद इसका वजूद पसीने से शराबूर था। डैड! आंख मीचते अर्ज़िक ने अपने बालों में हाथ फेरा, फिर गहरी सांस ली। वो दूर जा चुके थे, वापस नहीं आ सकते थे पर जल्दी इसे इनके पास जाना था, लेकिन हिसाब बेबाक करके। क्यों? ये भी मरने का याद रखता है। बुरहान दिल शेर ये नाम लेते ही आंखों की सुर्खी बढ़ने लगी थी। बाजू के पट्टे सख्ती पकड़ने लगे थे। वो दांत आपस में भींच गया था। एलिफ दिल शेर में इस लड़की से नफ़रत क्या हमदर्दी का जज्बा भी नहीं रख सकता। वो मेरे लिए इतनी ही काबिल नफ़रत है जितना कि बुरहान दिल शेर खुद को सख्ती से बावर करवाया था। यूं भी जो दिल पागल हो कर इसके लिए हमक रहा था, इसे काबू करना था। वो अपनी टी शर्ट दुरुस्त करते कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। इससे उम्मीद थी कि एलिफ कमरे में बंद होगी। घर का माहौल पहले की तरह शोखी और इस अटकती हुई आवाज़ से नहीं गूंज रहा होगा बल्कि खौफ और हू का आलिम होगा, पर मामला कुछ उल्टा ही साबित हुआ था। लाउंज में कदम रखते ही वो नासमझी से सब देखने लगा था। वो सोफ़ों के दरमियान रखे टेबल के पास बैठी थी। इसके साथ सारे बच्चे थे और टेबल के दरमियान में कोल्ड ड्रिंक रखा था। खामोशी छाई हुई थी और वो सब लूडो पर झुके थे जैसे बहुत संगीन और सीरियस गेम चल रही हो। पर इसकी नज़र तो एलिफ की सूरत पर अटक गई थी। ढीले स्कार्फ के हाले में इसके धमकती रंगत में आज जर्दी घुली हुई थी। निचले होंठ के पास सुर्ख छोटे से जख्म का निशान था, पर हैरान करने वाली चीज़ इसकी मुस्कुराहट थी। इसकी मुस्कुराहट में कोई रियाकारी नहीं थी। अर्जी को वो मुस्कुराहट मसनूई ना लगी बल्कि ज़िंदगी से भरपूर लगी। बुरी तरह उलझते इसके माथे पर बल पड़ा। कल ही तो इस लड़की की इज्जत और जान खतरे में थी और आज वो इतनी खुश कैसे? क्या वो भी कोई ड्रामा कर रही थी? क्या इन गार्ड्स के साथ साथ वो गुंडे भी इसके भाई की हायर करदा थे? किसी मनसूबाबंदी की तकमील के लिए इसके दिमाग ने तेज़ी से सवाल किया, पर वो फ़ौरन इस सवाल की नफ़ी कर गया कि अगर वो गुंडे भी इसके भाई के भेजे हुए होते तो एलिफ को कम अज़ कम ज़ख्म ना मिलते। डैड! अरीबा की आवाज़ पर वो होश में लौटा और होंठों पर मसनूई मुस्कुराहट सजाई। एलिफ ने भी सर उठाते इसकी जानिब देखा था, पर महज एक सानिया के लिए। फिर वो नज़रें झुका गई थी जिसका ये अमल अर्ज़ी की ज़ीरक निगाहों से पोशीदा या छुपा कह लो, मैं छुपा ही कहने लगी थी, पोशीदा नहीं था। लेकिन इसका यूं नज़र फेरना अर्ज़ी के इश्ताल में मज़ीद इजाफा कर रहा था। डैड! आप भी साथ खेलें। अरीबा इसका हाथ पकड़ती कहने लगी तो वो धीमी चाल चलता इसके दरमियान और एलिफ के ऐन सामने बैठा। इसकी संजीदा नज़रें एलिफ पर थीं जिनको महसूस करती एलिफ झुंझलाने लगी थी। अर्ज़ी खानज़ादा अपने लब सख्ती से भेजते इसे ही देख रहा था। गौर से देखने पर मालूम हुआ था कि इसका सिर्फ निचला होंठ नहीं फटा था बल्कि बायां गाल पूरा सूजा हुआ था। तो तुम्हारा नाश्ता रखा है, बना के खा लो, किचन में है। एलिफ ने इसकी नज़रों की तपिश से तंग होते हुए कहा। लेकिन जब अर्ज़ी को देखा तो नज़रों में बहुत सारे शुक्रियाती कलमात थे जो वो ऐसे
कम अज़ कम अल्फाज में अदा नहीं कर सकती थी। तुम निकाल कर दो। खड़े होते अर्जिक ने बच्चों के सामने हुक्म सादर किया तो एलिफ खामोशी से साथ खड़ी हो गई। आप लोग खेलो, मैं आ रही हूँ। बच्चों को बोलती वो दरमियान से उठ गई। मामा को खुद फीडर की ज़रूरत है, मुँह में बड़बड़ाते अर्जिक गुस्से से एलिफ की तकलीद में किचन में आया। वो जो माइक्रोवेव में इसका खाना गर्म करने लगी थी, एकदम अर्जिक का बाजू दबोचने के बाइस कर्राह उठी। ये क्या? छोड़ो बाजू। अर्जिक ने महसूस किया वो नज़रें मिलाने से गुरेज़ा थी, पर परेशानी की बात ये थी कि वो इतना नॉर्मल बिहेव क्यों कर रही थी। जानती हो कल रात क्या हुआ था तुम्हारे साथ? एक ही सवाल पूछा गया जिसका तसल्ली बख्श जवाब सुनकर अर्जिक को मज़ीद पतंगे लगे थे। एलिफ की जानिब से मुख्तसर से भी मुख्तसर जवाब मौसूल हुआ था। वो मज़ीद भड़क उठा। सिर्फ बेहिजाब हुई थी तुम? एलिफ, तुम्हारे बाजू फटे हुए थे। अगर कुछ देर हो जाती तो क्या हो सकता था? अंदाज़ा है तुम इतना नॉर्मल बिहेव कैसे कर सकती हो? अर्जिक खानज़ादा गुस्से से गुर्राया था, जबकि एलिफ ने नम नज़रें उठाकर इसे देखा था। बेहिजाब पहली बार तो नहीं हुई। जिनका कोई वाली वारिस नहीं होता वो ऐसे ही बेइज्जत होती हैं। इन अल्फाज में क्या कुछ नहीं था? वो मुख्तसर जुमले में इसे अपनी सारी महरूमियों से आशना कर गई थी, जिसे सामने वाले ने महसूस भी किया था, पर अब दिल पर सख्ती और सफाकी की मोहर सख्त हो चुकी थी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता? मेरा वजूद नोच लेते या मार देते। इस लड़की का इत्मीनान और एतमाद अर्जिक खानज़ादा को बुरी तरह चुभा था। क्या इसके लिए ये इतनी आम सी बात थी? और तुम्हारे ख्याल में ये आम सी बात है? अर्जिक खानज़ादा ने चिढ़कर माथे पर बल डाले पूछा। एलिफ ने इसका धौंस भरा फिक्रमंद लहजा बहुत महसूस किया था, और न जाने क्यों इस अनजान का फिक्रमंद होना इसे ख़ास कर रहा था, बहुत ख़ास दिल कर रहा था। वो यूं ही इस पर धौंस जमाए, इस पर गुस्सा करे, इसकी फ़िक्र करे। कोई तो हो दुनिया में जो इसके लिए सोचे। मर्दों के लिए आम ही होगी, क्योंकि इसके बाद एलिफ दिलशेर ज़िंदा नहीं रहती। इसने अर्जिक के हाथों से अपना हाथ छुड़वाते बुर्राई हुई आवाज़ में कहा तो अर्जिक के तने आसाब ढीले पड़े। पर ये इतनी आम बात नहीं है कि तुम मुस्कुराती हुई घूमो। अर्जिक ने इस पर गहरा तंज किया। अगर वो अपने नाम के साथ अभी दिलशेर ना लगाती तो शायद वो इस लम्हे नरम पड़ ही जाता, पर एक बार फिर जहन ने बावर करवाया वो बुरआन दिलशेर की बहन है। वो मुस्तहिक है पर जुल्म की, हर तरह की सफाकियत की। एलिफ जवाबन मुस्कुराई और अर्जिक को इशारे से इन बच्चों की जानिब मतवज्जा किया। मेरे बच्चे हैं, वो मेरी खुशी अगर यही लिखा है, वो मेरी खुशी अगर मैं ना मुस्कुराऊँ तो इनकी मुस्कुराहट भी छिन जाएगी। अगर ये बच्चे ना हों तो अल्लाह की कसम एलिफ के पास मुस्कुराने की एक वजह भी नहीं है। अर्जिक का नाश्ता, जिसमें चिकन सैंडविच और दूध का ग्लास था, अर्जिक के सामने रखती वो बच्चों के सामने चली गई और पीछे अर्जिक खानज़ादा को पत्थर का बना गई थी। वो किसकी खुशियाँ छीनने की कोशिश में था, जिसकी अपनी ज़िंदगी में कोई खुशी थी ही नहीं। अगर एक लम्हे के लिए वो इंतकाम की पट्टी हटाकर देखता तो एलिफ को अपनी आगोश में छुपा लेता। खबीस आदमी गुस्से से बुरआन को दोबारा फ़ोन करते ज़ावियार ने दांत पीस कर कहा। यह तीसरी बार था जब वो बुरआन को फ़ोन मिला रहा था। आज बुरआन और इसे एक अहम सेमिनार साथ अटेंड करना था। वो ये सेमिनार अटेंड करना चाहता था क्योंकि आज इस सेमिनार में सबरीना और बासिल भी इनवाइटेड थे। वो सबरीना का सामना करना चाहता था। इसे अब ये दिखाना चाहता था कि अब इसकी मौजूदगी अब ज़ावियार को मुतवज्जा तक नहीं करती, कजा कि वो नफ़रत जैसा कीमती जज्बा इस पर ज़ाया करे। लेकिन अब दिल कर रहा था बुरआन की गर्दन मरोड़ डाले। वो शख्स 2 दिन से ऐसे गायब था जैसे पैदा ही ना हुआ हो। मनहूस आदमी एक बार मुझे मिल जाए, मैं इसका आलिशान मकबरा बनवाऊंगा जहाँ शैतान इसकी कब्र पर धमाल भी करेंगे और चादर भी चढ़ाएंगे। गुस्से से खोलते इसने फ़ोन सोफ़े पर उछाला और ख़ुद भी सोफ़े पर बैठ गया। यह हकीकत थी कि सबरीना के मुतल्लिक नफ़रत का ख्याल भी इसके दिल से मिट गया था। सबरीना इसकी निगाहों में अपनी वक़्त बिल्कुल खो चुकी थी, लेकिन इस दूसरे असीबी हसीन नाजुक वजूद का क्या करता जो हवासों पर किसी ऑक्टोपस की तरह चिपका इन्हें मुख्तल कर रहा था। आई स्वेयर, मेरे घर में जितनी भी मक्खियाँ मैंने सबका कत्ल कर देना है। जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना, वो मेरे पास ऐसी आती हैं जैसे कोई मेरी बिछड़ी हुई महबूबा है। मेरे मुंह पे बोसे दे रही होती है, मेरे हाथों पे, मेरी गर्दन पे मुझे इतनी चिढ़ हो रही होती है ऊपर से, फिर मैं मूवमेंट भी नहीं कर सकती। अभी भी मुझे बहुत तंग कर रही है। लेकिन इस मुख्तिल कर रहा था, आगे से पढ़ना था मैंने। अब भी वो सर हाथों में गिराए फिर से अपने सोचने
हाय मक्खी। अब भी वो सर हाथों में गिराए फिर से इसे सोचने लगा तो नाजुक सरापा छन से आंखों के पर्दे पर लहराया। क्या बकवास है ज़ावियार मिराज खानज़ादा, तुम्हारी म्यार इस कदर गिर चुका है कि 2 टके की लड़कियां तुम्हारे दिल पर काबिज हो रही हैं। व्हाट द हेल। गुस्से से सुलगते अपनी टाई की नॉट ढीली करते ज़ावियार बड़बड़ाया। एक बार वो लड़की भी ज़रा सामने आए तो पूछूंगा कि कहाँ गया शराफत का लिबादा और कितने का बेचा। अदाकारी तो ऐसी थी कि ऑस्कर की मुस्तहिक थी। इसने इस्तहज़ाया हंसते नफरत से सोचा। अभी ये सोच जारी ही थी जब अचानक से फ़ोन रिंग हुआ। फ़ोन पर जगमगाता नंबर देखकर जहन झंझना उठा और गुस्से से लपक कर फ़ोन उठाया। स्क्रीन पर डेविल बारी लिखा था जो बुरआन की खबासत से मुतासर होकर कल ही इसने इसका नाम कॉन्टैक्ट लिस्ट में चेंज कर डाला था। दूसरी जानिब बुरआन दिलशेर जो सुबह तैयार होकर एनारा के कमरे में इसे एक नज़र देखकर लौटा था, बेड पर रखा अपना फ़ोन उठाया तो ज़ोरदार झटका लगा। इसने रात से इसकी कॉल्स और मैसेजेस नज़रअंदाज किए थे। रात भी एहान के पास से वापस लौटते इसे देर हो गई थी तो आते साथ ही वो लेट गया था। अब तक तो ये जल कर कोयला कबाब हो गया होगा, बुरआन ने सोचते फ़ौरन फ़ोन मिलाया। अगले ही लम्हे ज़ावियार ने कॉल बैक की। हेलो मेरी जान, कहाँ हैं आप? उन्होंने ऐसे ही जान लिखा हुआ है, जीम अलिफ 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 नून, तो इसलिए मैंने भी लंबा कर दिया। हेलो मेरी जान, कहाँ हैं आप? सामने से ज़ावियार का शहद में डूबा लहजा सुनकर बुरआन ने गैर यकीनी से कान से हटाकर अपने फ़ोन को घूरा, मगर नंबर ज़ावियार मिराज खानज़ादा का ही था। खैरियत है ज़ावियार? बुरआन ने मुस्कुराते हुए पुरमुसर्रत से लहजे में पूछा, पर अगले ही लम्हे ज़ावियार की दहाड़ पर फ़ोन कान से दूर करना पड़ा। तुम्हारी फातिहा पढ़नी है बेगैरत इंसान। ज़ावियार का बस नहीं चला था कि फ़ोन में घुस कर इसका मुंह तोड़ दे। तहम्मुल से मेरे यार, इतनी याद आ रही थी तो मिलने आ जाता, कभी मेरे साथ भी शामें बिता कर तो देखो। ये ना सॉन्ग है, कभी मेरे साथ भी शामें बिता कर तो देखो, उसने ये लाइन बोली है, ठीक है। बुरआन ने तपाने वाले अंदाज में कहते आखिर में गाना गुनगुनाया तो ज़ावियार ने नागवारी से फ़ोन को घूरा। अच्छा सुनो, मैंने रात होटल में रूम बुक किया है। बुरआन ने ज़ावियार की शोरशे पर हैरान होते एक मरतबा फिर फ़ोन को देखा। क्यों, तेरा घर कहाँ गया? बुरआन ने नासमझी से सवाल पूछा। नहीं, सोचा शाम की जगह तेरे साथ रात बिता कर देखूँ। घर मज़ा नहीं आएगा, महमल भी होगी तो होटल सूट करेगा। ज़ावियार मिराज खानज़ादा ने दांत पीसते फाड़ खाने वाले अंदाज में कहा तो बुरआन का बिसाख्ता इधर कहाँ नहीं लिखा हुआ था, बिसाख्ता छत फाड़ के एक्का लगाकर हंसा। नहीं, बुरआन बेसाख्ता छत फाड़ के एक्का लगाकर हंसा, ऐसे ही है, मैंने कहा अपनी तरफ से लगा दिया था। यह मेरा टेस्ट अभी इतना भी ख़राब नहीं हुआ, पर तुम अगर इतने इंसिस्ट कर रहे हो तो ऐसे नहीं। इसके लिए पहले तुझे निकाह के 3 बोल कहने पड़ेंगे कि मुझे एंजल बारी से निकाह कबूल है, कबूल है, कबूल है। बुरआन दिलशेर अपने लय में बोले गया, लेकिन अब की बार हंसने की बारी ज़ावियार की थी। व्हाट अ जोक, साउंड अनबिलीवेबल। एक तो ना मुझे इंग्लिश को उर्दू में पढ़ना बहुत मुश्किल लगता है। व्हाट अ जोक, साउंड इनबिलीवेबल, माय गॉड, मेरा मूड अच्छा हो गया। बुरआन दिलशेर और एंजल बारी इधर आएगा भोंगा, हाँ नहीं यही होगा। बुरआन दिलशेर और एंजल बारी, मजाक में अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है तुम्हारा, मगर एक बात बता दूं, जब तुम पैदा हुए थे तो शैतान भी सर पकड़कर बैठ गया था कि ओहो कंपटीशन डेविल बारी। ज़ावियार के मजाक उड़ाने पर बुरआन दिलशेर को एहसास हुआ था कि वो वाकई कभी एंजल नहीं हो सकता था। हाँ, मगर वो बहरो पाया ज़रूर हो सकता था। हाँ, एक सेकेंड, एंजल नहीं हो सकता था, हाँ मगर वो बहरो पाया ज़रूर हो बहरूपिया। मैं खुद ही कह देती हूँ मेरी उर्दू बहुत ख़राब होगी। इससे पहले मुझे कोई कहे आपकी उर्दू बहुत ख़राब, एडजस्ट करो। हाँ, मगर वो बहरूपिया ज़रूर हो सकता था, शायद तभी तो इनारा के सामने खुद को एंजल जाहिर कर रहा था। खैर, तुम्हारी इस मजाक पर तुम्हारी सारी खताएं माफ़ मेरे यार, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा है डेविल बारी। ज़ावियार ने एक मरतबा फिर कहकर लगाया। क्यों, कहाँ जाना है? अब की बार संजीदा हुआ था, इसीलिए उलझते पूछा। लगता है दिमाग ख़राब हो गया है तुम्हारा, सेमिनार में जाना था आज। ज़ावियार को याद दिलाना था कि बुरआन अपना माथा पीट कर
रह गया। शीट में कैसे भूल गया। बुरहान दिलशेर खुद से बड़बड़ाया, पर इसकी बड़बड़ाहट का जवाब ज़ावियार की जानब से आया था। तुम्हारा ये मशीनी दिमाग है कहाँ आजकल, तुम्हारा ये मशीनी दिमाग है कहाँ आजकल। ज़ावियार ने कड़क लहजे में इस्तफसार किया। मेरा दिमाग तुम्हारी कमीनी मुस्कुराहट में अटक गया है। ट्रस्ट मी, मेरा दिल भी तुम्हारे 6 पैक्स पर उलझ गया है। सो मेरा ख्याल है तुम्हें 1 नहीं 2 रातों के लिए रूम बुक। अभी बुरहान बोल ही रहा था जब ज़ावियार के दहाड़ने पर बुरहान दिलशेर ने ज़ोरदार खबासत भरा कहका लगाया। लिटरली इन दोनों की जो खटी मीठी नोकझोंक होती है ये बहुत मज़े की है। घटिया आदमी, मैं तुम्हारे 6 पैक्स की 6 हड्डियों को 6 पीसीज में तकसीम कर दूंगा। ज़ावियार का जुमला मुकम्मल होते बुरहान कॉल काट कर नहीं ज़ावियार का जुमला मुकम्मल होते ही बुरहान कॉल कट कर चुका था। ज़ावियार को जलाकर जो सुकून इसे मिलता था वो मज़ा किसी नशे से भी हासिल नहीं हो सकता था। मैं कैसे भूल सकता हूँ कि अभी बुरहान खुद से ही मुखातिब था जब दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई। पलट कर देखा तो दिल हलक में उछल आया कि आगे क्या जारी है।